जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची का अंग्रेजी होता है शेड्यूल्स। भारतीय संविधान की अनुसूचियां वह सूची है जो भारत सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, जो विभिन्न संशोधनों द्वारा विस्तारित होकर वर्तमान समय में 12 है। तो हम इन 12 अनुसूचियों को आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे और इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं उन पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची भारतीय संविधान की है कि भारतीय संघ के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख है। पहली अनुसूची में कुल राज्यों का नाम और कुल केंद्र शासित प्रदेशों का नाम का जिक्र है और उसके क्षेत्र विस्तार का, कितना उसका क्षेत्र में विस्तार है, उसका जिक्र है। वर्तमान समय में भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य का इसमें जिक्र है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जिक्र है। भारत में इससे पूर्व 29 राज्य थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर अब संघ शासित प्रदेश हो गया। इस कारण राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 9 हो गई थी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट लाकर, संसद में एक अमेंडमेंट लाकर दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिला दिया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। तो पहला अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उसके क्षेत्रीय विस्तार का जिक्र होता है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का वर्णन। सिर्फ हमको याद रखना है वेतन और भत्तों का वर्णन। तो किसके वेतन भत्तों का वर्णन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद, विधानमंडल के अधिकारी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और केंद्रीय मंत्री इत्यादि के वेतन और भत्तों का जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब हम लोग तीसरी अनुसूची को देखते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है, यानी शपथ का वर्णन है कि वो लोग शपथ लेंगे तो कैसे लेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, इसका वर्णन तीसरी अनुसूची में है। तो शपथ किनके शपथ का वर्णन है? तो जो पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची हम देखें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद, विधानमंडल के अधिकारी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्य विधानमंडल के राज्यों के मंत्री के शपथ का जो प्रारूप है, ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है। यानी दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को एक साथ करके पढ़ेंगे तो हमको याद करने में सुविधा होगा कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का वर्णन है और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है। वेतन और भत्ते किसके? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद, विधानमंडल के अधिकारी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और केंद्रीय मंत्री इत्यादि का। और शपथ का किनका वर्णन है? तो इन सभी जो दूसरे में हम लोग पढ़े हैं, जिन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते का वर्णन दूसरी अनुसूची में है, उन्हीं लोगों के शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब हम लोग चौथी अनुसूची की ओर चलते हैं। चौथी अनुसूची में क्या कहता है? चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और किनके बीच? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सीटों के आवंटन का जिक्र चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एससी और एसटी, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार होगा और उन क्षेत्रों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इसका वर्णन पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची भी पांचवी से लगभग टैली करता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का वर्णन था। इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति का, मतलब आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में
प्रावधान किया गया। आदिवासी एसटी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, लेकिन पूरे देश के आदिवासी नहीं, सिर्फ असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होगा उसके प्रावधान का वर्णन 6ठी अनुसूची में है। बाद में 2007 में एक अमेंडमेंट आया था संसद में, उस अमेंडमेंट के तहत किया गया था क्या कि दार्जिलिंग के 4 सब डिवीजन, 4 अनुमंडल के प्रशासन को भी 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया था। दार्जिलिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तरी बंगाल का हिस्सा है दार्जिलिंग। और अब हम लोग 7वीं अनुसूची की ओर चलते हैं। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वीं अनुसूची में इसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सा है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे शामिल, अभी भी बहुत सारे बुक में 97 विषय ही आपको मिलेंगे, लेकिन संघ सूची में वास्तविक में अभी विषयों की संख्या जो है 98 है। एक बढ़ा है, तो ये कौन बढ़ा है? एक सेवा कर बढ़ा है, सरकार ने सेवा कर लगाया है। जो भी वेतन भोगी कर्मचारी हैं या अन्य लोग भी हैं, उन पर सेवा कर लगा है, तो सेवा कर जो है ना संघ सूची के दायरे में आता है। संघ सूची आखिर है क्या? संघ सूची में शामिल जो भी विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो सेवा कर चूंकि केंद्र सरकार लगाती है और ये नया लागू हुआ है पिछले कुछ वर्ष पहले, तो इसलिए सेवा कर इस सूची में एक प्लस हो जाता है। इसलिए संघ सूची में पहले विषयों की संख्या 97 थी, जो अभी वर्तमान में 98 हो गई है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में शामिल विषयों पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है। राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या 66 है। राज्य सूची में टोटल 66 विषय है, लेकिन ज्यादा जो मतलब कमीशन में और जनरल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कृषि और भूमि अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए कि कृषि किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का। तो कृषि और भूमि पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के है, इसलिए राज्य सूची का विषय है कृषि और भूमि। और उसके बाद मादक लिकर मतलब शराब या कोई भी मादक द्रव्य पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को। इसी कारण देखे होंगे कि भारत, संपूर्ण भारत में शराबबंदी नहीं है, अलग अलग राज्यों ने अपने तरीके से अलग अलग शराबबंदी लागू की। जैसे बिहार में भी शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, कुछ विशेष तरह के लोगों के लिए शराब पीने के लिए वहां पास दिया जाता है। मतलब सभी राज्य अपने अपने तरीके से मादक द्रव्यों के लिए कानून बना सकते हैं। और एक है कि शवदाह गृह है या फिर शमशान घाट है, उसके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को है। तो ये सारे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर कोई एक ही विषय पर राज्य भी कानून बना लेता है और केंद्र भी कानून बना लेता है तो केंद्र का कानून वैलिड होगा, वह मान्य होगा। इस प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा और उस समय राज्य का कानून या तो गौण हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा। अब हम लोग 8वीं अनुसूची की ओर चलते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थी और वह विभिन्न संशोधनों द्वारा संशोधित होते हुए अभी कुल 22 भाषा है। तो भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। बिहार का भी एक भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में लिपिबद्ध है, वो है मैथिली। इसको थोड़ा याद रखना है कि बिहार के एग्जाम में एक इससे मैथिली से क्वेश्चन पूछा जाता है और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली से ही पूछा जाता है, क्योंकि यह आखिरी बार जो अमेंडमेंट हुआ था ना उसमें चारों एक साथ हुआ था। तो 2003 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के साथ मैथिली को
इस सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार ये जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां हैं उसको मैंने पहले लिखा है। अभी 4 अनुसूची और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए कि हम याद इसको कैसे कर पाएंगे। सातवीं अनुसूची को ऐसे हम दिमाग में बैठा सकते हैं कि सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। और 8वीं अनुसूची में भाषा है। अगर ये दोनों को ऐसे करके याद करेंगे तो 7वीं और 8वीं याद हो जाएगा। अब ये 6 को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ये ट्रिक है। तो आप लोग सभी अपने अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको यूं ही याद हो जाता है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक बना सकते हैं। आप अपने अनुसार जो आपको सुविधा होगा आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। हमने लिखा है स्पोर्ट्स, SPORTS, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये जो शब्द स्पोर्ट्स लिखा गया है इसमें 6 लेटर हैं, 6 अक्षर हैं और 6 अक्षर से 6 अनुसूचियों का हमको दिमाग में रह सकता है। एस से क्या होता है, एस से स्टेट, एस से स्टेट। तो स्टेट से हम याद रखेंगे कि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। दूसरा पी से पेमेंट मतलब वेतन। तो दूसरा नंबर पे पी आता है, तो इससे हम ये याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का जिक्र है। ओ से ओथ मतलब होता है शपथ। तो तीसरा नंबर पर ओ आ रहा है, इससे ओथ हो रहा है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। और आर से आ रहा है राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन का जिक्र है। और टी से एसटी ट्रैवर्स आता है। तो 5वीं अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और यहाँ भी है जो एस है यानी एसटी जिससे होता है, तो इसमें भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन होता है, यानी विशेष क्षेत्र जो आदिवासी बहुल्य हैं और काफी पिछड़े हैं उसका वर्णन हमको 6ठी अनुसूची में मिलता है। ये एक कॉमन ट्रिक्स है, ट्रिक्स आप अपने से बना ले सकते हैं, लेकिन आपको ये 8 अनुसूची याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम 4 अनुसूचियों को अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम लोग शेष 4 अनुसूचियों को देखते हैं। हम लोगों ने अभी 8 अनुसूचियों को देखा जो मूल संविधान का हिस्सा था। अभी जो 4 अनुसूची देखेंगे जो बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 8 के बाद आता है नंबर 9वीं अनुसूची का। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसके विषय थे भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था और राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां इसमें शामिल थी। जब ये 9वीं अनुसूची बना था तो इसमें यह उल्लेख किया गया था कि इसमें शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसमें शामिल विषयों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का 2007 में फैसला आया कि नहीं, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर भी न्यायालय अपना राय दे सकता है, उन कानूनों का मतलब मूल्यांकन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, जनता पे होने वाले प्रभाव का भी वह निरीक्षण कर सकता है और विशेष परिस्थिति में उन कानूनों को वह रोक भी सकता है और बदल भी सकता है। तो इसमें कुल अभी वर्तमान में 282 विषय शामिल हैं। तो जो शुरू में यह कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अब ऐसा नहीं है। इसमें मुख्य रूप से हमको याद रखना है कि भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था और राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां का जिक्र है। हुआ ऐसा था कि जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद 1950 26 जनवरी 1950 को भारत
भारत में संविधान लागू हुआ तो उसके बाद अनेक प्रॉब्लम भी हुए यहाँ पे। मुख्य प्रॉब्लम क्या हुआ कि अनेक देशी रियासतों से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वहाँ जमीन संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। कुछ देशी रियासत अपने उस समय की स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। उसके अलावा जो कि विभाजन हुआ था तो जमीन से संबंधित कई मामले आए जो दूसरे की जमीन लोग दखल कर रहे थे, और राज्य भी अपने विभिन्न कार्यों के लिए अगर जमीन अधिग्रहण करना चाह रही थी तो वहाँ पे भी कानूनी बाधाएं आ रही थी। तो इस कारण 9वीं अनुसूची द्वारा भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था और राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संविधान में जोड़ा गया, लाया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का वर्णन है। 1985 से पहले का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। 1967, 1969 ये सब एरा ऐसा है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा था और बहुत सारे मतलब पार्टियां सत्ता की लालच में रातों रात दल बदल लेती थी। पूरा पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो जा रहा था या विभिन्न नेता एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में जा रहे थे। इस कारण अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कांग्रेस में भी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस में भी गुटबाजी शुरू हो गई थी और 1985 आते आते विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार स्तर पे भी गुटबाजी शुरू हो गई थी पार्टियों में। तो और दल बदल आम हो गया था। ऐसा हो गया था कि मतलब आज रात में जो मुख्यमंत्री है कोई ठिकाना नहीं है कि सवेरे मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इन सब अजीबोगरीब स्थिति से निपटने के लिए एक दल बदल संबंधित कानून बनाया गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 10वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को हम साथ करके पढ़ेंगे ना तो हमको आराम से याद होगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। ये दोनों संविधान संशोधन और दोनों अनुसूचियां एक साथ बनी है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची लाई गई। 1952 में यह पारित हुआ और लागू हुआ 1993 में। यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर होता है, विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से भी होता है और कभी कभी क्वेश्चन भी परीक्षाओं में इस टाइप से पूछ दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 92 में यहाँ पे क्लियर होना है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन मतलब पारित हुआ और लागू हुआ 93 में। 92-93 में कंफ्यूज नहीं होना। और 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ 92 में और लागू हुआ 93 में। अब 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए और वो पंचायतों को जिम्मेदार बनाने के लिए उसमें 29 विषय शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। यह भी 92 में मतलब पारित हुआ और 93 से लागू हुआ। और इसमें भी नगर पालिका का वर्णन है, मतलब शहरी क्षेत्र में नगर पालिका की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारी तय कर कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय शामिल किए गए। तो ये दोनों रिलेटेड है। 11वां जो अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है। 12वां अनुसूची है जो नगर पालिका से संबंधित है। 11वां अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और 12वां अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो मेरे समझ से आप सभी लोगों को अनुसूची अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुसूची से प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी प्रश्न आप पूछेगा तो आज के बाद आप जरूर इसका उत्तर सफलतापूर्वक बता पाइएगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न भेजिए। मैं भरसक उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा।
अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके इन प्रयास से बेहतर वीडियो बनाने में हमें मदद मिलती है, हौसला अफजाई होता है।